हेलो गाइस। आज हम क्लास 12 का इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और ये मेरा 6 पार्ट चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर का 6 पार्ट चल रहा है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मौर्य एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता क्यों होती है। मूल्यह्रास आरक्षित कोष होता है क्या, इसका महत्व क्या, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आपको पता है कि मूल्यह्रास होता क्या है। मूल्यह्रास का मतलब होता है स्थिर परिसंपत्ति की घिसावट या सामान्यतः टूट-फूट के कारण उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे हम क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। और इस वजह से हमें अपनी स्थिर परिसंपत्ति को पुनः स्थापित करना पड़ जाता है, यानी कि दोबारा से उसे लाना पड़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप 1 लाख रुपए की मशीनरी लेकर आए हो, अब इसका जो लाइफ है, इसकी जो लाइफ है वो मान लो कि 6 ईयर यानी कि 6 साल तक आपकी मशीनरी चलेगी। ज्यादा भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मानते हैं, अनुमान मानते हैं कि 6 साल तक चलेगी। तो अब इन 6 सालों में इसके कुछ पार्ट पुर्जे यानी कि कल पुर्जे घिस जाएंगे, इसकी एफिशिएंसी भी घट सकती है। तो इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की अब नहीं रहेगी 6 साल बाद। तो हम क्या करते हैं, हमें दोबारा से मशीन लेकर आनी पड़ेगी क्योंकि डैमेज भी तो हो जाएगी। तो इसको दोबारा स्थापित करने के लिए हमें पुनः कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, दोबारा से, सही कहा, 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, है ना। दोबारा से हमें 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम पहले ही ईयर से एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी आपकी कंपनी चाहती है। 10%, 5%, 15%, जो भी आपकी कंपनी चाहती है, ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो हमने 1 लाख रुपए का अगर हम 10% निकालते हैं तो हमारा बन जाता है 10,000 रुपए। और 6 साल तक हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो कुल मिला के हमारे पास इकट्ठा हो गया 60,000 रुपए आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। 6 साल के अंदर आपके पास 60,000 रुपए इकट्ठा हो जाएगा। अब 6 साल बाद या 7 साल बाद जब भी आपको ये मशीनरी हटानी है और नई मशीन लेकर आनी है, मान लेते हैं कि 6 साल बाद आप इस मशीन को हटा रहे हो, तो आप नई मशीन लेकर आओगे तो नई मशीन पे तो 1 लाख की लाओगे वापस, 1 लाख की, उससे ज्यादा की अगर रेट बढ़ गया होगा तो तब ऐसे में आपको तुरंत 1 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 60,000 रुपए पहले से ही एक आरक्षित कोष बना हुआ है, जो कि आपको क्या कर रहा है, आपको एक प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि आपको भविष्य में आपके सेविंग्स को बचा रहा है। ठीक है, आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, ओनली 40,000 रुपए लगाना पड़ेगा इस 1 लाख मशीन को लाने के लिए। तो शुद्ध निवेश आपका क्या हो गया, कम हो गया ना। लेकिन अगर ये मूल्यह्रास आरक्षित कोष नहीं होता, इसका अभाव होता, तो ऐसे में आपकी जेब में से तुरंत 1 लाख रुपए जाते, जो कि शुद्ध निवेश का बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता। और इससे क्या होता कि आपके उत्पादन करने में कमी हो जाती। क्यों? क्योंकि जब शुद्ध निवेश आप ज्यादा कर दोगे तो कच्चा माल खरीदने के लिए आपके पास पैसों की कमी हो जाती है, निवेश करने के पैसों में कमी हो जाती है, और इसलिए उत्पादन की मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो गाइस मे भी क्या आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझते हैं कि क्या लिखा है इसके बारे में। देखिए नोट, कहते हैं मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता घिसी पिटी स्थिर परिसंपत्ति को पुनः स्थापित करने के लिए होती है। मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता क्यों पड़ती है, घिसी पिटी परिसंपत्ति को पुनः स्थापित करने के लिए। याद हो गया होगा आप लोगों को, जिससे भविष्य में अचानक अधिक शुद्ध निवेश से बचा जा सके, जो कि मैं आपको यहाँ समझा रहा था। ऐसा मान लो कि 1 लाख की मशीन आप लेकर आए थे और चौथे साल ही डैमेज हो जाता, आपको तुरंत नई मशीन लेकर आनी पड़ेगी ना। तो 4 साल के अंदर आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डेप्रिसिएशन अकाउंट इकट्ठा कर रखा होगा, है ना। तो वो आपको क्या करेगा, प्रॉफिट देगा, नहीं आपको फायदा देगा इस मशीन को दोबारा से लाने के लिए। तो आप अधिक शुद्ध निवेश से बच जाएंगे। क्लियर होगा गाइस, कोई डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कहा जा रहा है कि मूल्यह्रास आरक्षित कोष के अभाव के कारण, अगर मूल्यह्रास आरक्षित कोष नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है। अगर मूल्यह्रास आरक्षित कोष आपके पास नहीं होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत आपके लिए इसलिए दिक्कत है क्योंकि तब आपका शुद्ध निवेश की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और उत्पादन क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। क्यों हो जाता है, मैंने आपको समझाया था। क्योंकि जब शुद्ध निवेश आप ज्यादा कर दोगे तो कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपके पास निवेश के लिए पैसा कम पड़ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, कह रहे हैं कि अगर आपका मूल्यह्रास आरक्षित कोष नहीं होगा, इसका अभाव होगा, तो ऐसे में निम्न निवेश होगा, यानी कि निवेश क्या करोगे आप, कम, क्योंकि आपने अधिक से अधिक निवेश कहाँ कर दिया, मशीनरी लाने में कर दिया। तो ऐसे में निवेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, कच्चे माल के जो निवेश होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर जब निवेश कम होगा तो उत्पादन भी निम्न हो जाएगा, उत्पादन भी क्या हो जाएगा आपका, निम्न हो जाएगा। और आय तथा रोजगार भी क्या हो जाएंगे, निम्न हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। निम्न का मतलब कम होना। समग्र मांग निम्न स्तर की रहेगी। समग्र मांग का स्तर क्या रहेगा, निम्न रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी मांग होगी उतना आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या पूर्ति कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो समग्र मांग का भी स्तर क्या रहेगा, निम्न रहेगा। उसके बाद निम्न निवेश प्रेरणा। अब आपको भविष्य में और अधिक निवेश करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि पहले ही आपने कम निवेश कर रखा है, तो अधिक उत्पादन न होने की वजह से आपको प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिला। जब ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला तो आप निवेश भी तो अधिक नहीं कर पाओगे ना अगले साल। ठीक है,
तो इसने यहाँ पे कहा गया कि निवेश करने की जो प्रेरणा होगी वो भी क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। उसके बाद दोबारा से फिर वही यही चीज उठकर आ गई है, निम्न निवेश। क्योंकि फिर अब जब नया साल स्टार्ट होगा वहां भी क्या होगा, जब आप नए साल में जाओगे तो वहां भी आपका निवेश क्या रहेगा, निम्न हो जाएगा। निम्न क्यों होगा, निम्न इसलिए क्योंकि पहले से ही सब कुछ क्या चल रहा है, कम चलता हुआ है। तो अब अगले साल तो आपका पैसा कम ही रहेगा। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए, ताकि मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे ये है कि अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं जो अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। कैसे, जो परिवार क्षेत्र, पहला परिवार क्षेत्र, दूसरा उत्पादक क्षेत्र, तीसरा सरकारी क्षेत्र, चौथा विदेशी क्षेत्र, ठीक है। ये चारों क्षेत्र ही मिलकर क्या करते हैं, एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। क्योंकि अगर ये चारों क्षेत्र नहीं होंगे तो एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का निर्माण नहीं होगा और ना ही इनका उपभोग होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का निर्माण तथा उपभोग निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्यों है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र सम्मिलित हैं, इसलिए, ठीक है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो उत्पादन नहीं होगा, ना ही उपभोग होगा, ना ही आपकी अर्थव्यवस्था का निर्माण हो पाएगा। तो गाइस समझते हैं कैसे परिवार क्षेत्र का क्या काम होता है, परिवार क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल की जाती है। तो कह रहा है कि इनमें वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। परिवार क्षेत्र में हम किसको शामिल करते हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं उत्पादक क्षेत्र में हम शामिल करते हैं, इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु उत्पादन के कारकों को शामिल किया जाता है। अब उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं, उत्पादन के कारक 4 होते हैं जिनसे उत्पादन किया जा सकता है। वह है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमवर्ती, ठीक है। ये 4 कारक है। अगर ये 4 कारक नहीं होंगे तो किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता। इन 4 में कोई एक भी अगर मिस हो गया तो वहां पे उत्पादन नहीं हो पाता है। कैसे नहीं हो पाता, बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास भूमि नहीं है लेकिन श्रम है, पूंजी है और उद्यमवर्ती है। भूमि नहीं है, श्रम है, पूंजी और उद्यमवर्ती है, ये आपके पास नहीं है। तो ये 3 चीजें होते हुए भी आप उत्पादन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपके पास जमीन ही नहीं है, ठीक है। जहाँ पे निर्माण करना है या जहाँ पे आप मशीनरी रखोगे वो जमीन आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आप उत्पादन नहीं कर पाओगे। सपोज करो कि आपके पास जमीन है पर श्रम नहीं है, पूंजी भी है, उद्यमवर्ती भी है, यानी कि मजदूर नहीं है आपके पास। मजदूर नहीं तो भी उत्पादन होगा नहीं होगा, ठीक है। आपके पास भूमि भी है, मजदूर भी है और मालिक भी है, लेकिन पूंजी नहीं कि पैसा नहीं है लगाने के लिए। अब जब आपके पास पैसा नहीं होगा निवेश करने के लिए तो क्या उत्पादन हो पाएगा, नहीं, ठीक है। अब फर्ज करते हैं कि तीनों ही आपके पास है लेकिन उद्यमवर्ती नहीं है, मालिक ही नहीं उसको चलाने वाला। तो क्या अकेला मजदूर और क्या मशीनें मिलकर उत्पादन कर लेंगी, क्या पैसा अपने आप उत्पादन कर लेगा, नहीं। तो उत्पादन करने के लिए उनका एक मैनेजर होना चाहिए, एक मैनेजमेंट को चलाने के लिए, उस संस्था को चलाने के लिए एक मालिक होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति नहीं होगा तो उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि उत्पादन के कुल मिला के 4 कारक हैं और ये 4 कारक ऐसे पिलर हैं, अगर इनमें से कोई एक भी टूट गया तो बिल्डिंग खड़ी नहीं रहेगी, यानी कि उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो गाइस समझते हैं परिवार क्षेत्र के बारे में। आपने समझा कि परिवार क्षेत्र में उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है और उत्पादक क्षेत्र में उत्पादन के कारकों को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं सरकारी क्षेत्र। तो सरकारी क्षेत्र में हम किनको शामिल करते हैं, सरकारी क्षेत्र में कल्याणकारी एजेंसियां आती हैं, ठीक है। सरकारी क्षेत्र में कल्याणकारी एजेंसियां आती हैं जो क्या करती हैं, जो परिवार क्षेत्र के लिए और उत्पादक क्षेत्र के लिए कानून व्यवस्था का निर्माण करती हैं, सुरक्षा का निर्माण करती हैं और कल्याणकारी कार्य करती हैं। कल्याणकारी कार्य में आता क्या क्या है, कल्याणकारी कार्य में आता है स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, सड़कें बनवाना, यातायात का संसाधन देना, देश की आधारिक संरचना को बिल्डअप करना, बनाना, ये सारा का सारा कल्याणकारी कार्य के अंदर आता है। आप अभी देख रहे हो कि आप आज के भारत में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो कैसे हुआ, वो तभी तो हो पाया जब आपकी सरकार ने कल्याणकारी कार्य किए। अगर नहीं करती तो क्या ऐसा पॉसिबल था, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कभी भी एक अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं कर सकता है। तो सरकार क्या होती है, सरकार सभी लोगों से मिलकर बनती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विदेशी। तो विदेशी क्षेत्र में क्या क्या होता है, तो विदेशी क्षेत्र में जो शामिल होते हैं, तो विदेशी क्षेत्र में वस्तुओं का निर्यात और आयात शामिल किया जाता है कि वस्तुओं का अन्य देशों से क्या निर्यात किया गया और क्या आयात किया गया, ये इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। घरेलू अर्थव्यवस्था एवं शेष विश्व के बीच में पूंजी का प्रवाह क्या है, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था का मतलब है कि भारत और अमेरिका की बात करें, अमेरिका विदेशी क्षेत्र हो गया, ठीक है। भारत और अमेरिका के जो व्यापार चल रहा है, इस व्यापार में क्या
व्यापार शेष रह गया या क्या पूंजी संबंधी प्रवाह क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको कौन देगा? विदेशी क्षेत्र देगा। कैसे देगा? जैसे अमेरिका में ऐसी कोई वस्तु है जो आपके भारत में निर्मित नहीं होती है लेकिन भारतवासियों को उसकी आवश्यकता है, तो ऐसे में क्या कर सकता है, आपकी सरकार अमेरिका से वो वस्तु खरीदने की परमिशन दे सकती है, यानी कि वहां से हम वो वस्तु खरीद लेंगे। सपोज करो कि भारत में ऐसी कोई वस्तु है जो अमेरिका में निर्मित नहीं होती है, तो अमेरिका क्या कर सकता है, हमारे देश से खरीद सकता है। इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के अंदर क्या होता है, एक देश कई सारे देशों से व्यापार कर सकता है, कई सारे देशों से क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। ठीक है, तो वो आपका किसमें आ जाता है, विदेशी क्षेत्र में आ जाता है। क्लियर होगा गाइस, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि ये चीजें क्या लिखी हुई, इनके बारे में समझते हैं जरा। तो परिवार क्षेत्र जो होता है, बेसिकली परिवार क्षेत्र से ही उत्पादक क्षेत्र का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि परिवार क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिजनेस माइंडेड होता है और वो इन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने का दायित्व उठाता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति, यानी परिवार क्षेत्र में से भी एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो बिजनेस माइंडेड होगा और इन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने का दायित्व उठाता है, उसे बोलते हैं उत्पादक क्षेत्र। अब ये उत्पादक क्षेत्र करता क्या है, ये परिवार क्षेत्र से ये 4 साधन लेता है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमवर्ती। क्योंकि जो उत्पादक क्षेत्र है, जहां उत्पादन करेगा वो जमीन किसी न किसी परिवार की होगी, किसी न किसी परिवार क्षेत्र की होगी। ठीक है, श्रम यानी कि मजदूर जो होंगे वो भी कहीं ना कहीं परिवार क्षेत्र से ही आ रहे होंगे। पैसा जो इसने लगाया है वो पैसा भी इसने कहीं ना कहीं साहूकार से या बैंक से किसी न किसी से लोन लिया होगा, तो वो भी परिवार क्षेत्र के अंदर ही आता है। अब इस उत्पादक क्षेत्र का जो मालिक होगा वो भी किसी न किसी परिवार का सदस्य होगा, इसलिए ये सारे संसाधन परिवार क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। क्लियर होगा गाइस। इनको हम शॉर्ट में कहते हैं साधन आगत। क्या बोलते हैं? साधन आगत। वेरी गुड, साधन आगत कहते हैं। ठीक है, अब इन साधन आगतों के बदले में उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को क्या क्या देता है, तो देता है भूमि के बदले लगान, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज, उद्यमवर्ती के बदले लाभ, ये चीजें वो देता है। तो ये कैसे देगा? मान लो कि उत्पादक क्षेत्र ने परिवार क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसका निर्माण किया? वस्तु और सेवा का। ठीक है, वस्तु और सेवा का इसने निर्माण कर दिया। तो अब ये जो वस्तु और सेवा का निर्माण किया है, ये परिवार क्षेत्र क्या करेगा? उत्पादक क्षेत्र से खरीदेगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को इनके लिए कुछ ना कुछ पैसा देगा, तो वो जो पैसा होगा वही इनका क्या कहलाएगा? वही इनकी आय कहलाएगी, वही इनकी आय कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो उस इनकम में से वो जो पैसा इनके पास आया है, यानी कि जो उन्होंने वस्तु को बेचा है उससे जो पैसा प्राप्त हुआ है, उस पैसे से ये क्या करेंगे? इन सब का पैसा लौटाएंगे। भूमि के बदले लगान, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज, उद्यमवर्ती को लाभ प्राप्त हो जाएगा। किधर है गाइस? ठीक है, तो इस तरीके से ये अर्थव्यवस्था की चैन चल रही होती है। अब हम बात करते हैं सरकार की। सरकार क्षेत्र का क्या रोल होता है इन दोनों के बीच में? तो सरकार क्षेत्र का ये रोल होता है, सरकार परिवार क्षेत्र को बोलती है भाई साहब आप अपनी आय का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में मुझे दो। क्यों दो? सरकार कहती है क्या मुझे टैक्स के रूप में दो, तो परिवार कहता है क्यों दूं भाई, मैं कमा रहा हूं, आपको क्यों दूं? तो सरकार उनको बताती है कि अगर आप मुझे टैक्स के रूप में कुछ पैसा देंगे तो मैं आपके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, अच्छे यातायात के संसाधन, संचार का संसाधन, ये चीजें आपको प्रोवाइड करवाऊंगी और आपके देश की आधारिक संरचनाओं यानी कि आपके देश को उन्नति की ओर अग्रसर करूंगी, जो कि आप अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारी एक राजतंत्र है जो इसके लिए कार्य करता है, तो वो आपके पैसों को इकट्ठा करके और इनसे क्या करेगा? आपको आधारिक संरचना का निर्माण करके देगा। ठीक है, तो परिवार क्षेत्र को बात समझ आती है और वो उसको क्या करता है? अपना आयकर देना शुरू कर देता है, अपने आय का कुछ हिस्सा देना शुरू कर देता है। अब सेम यही बात सरकारी क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को कहता है। उत्पादक क्षेत्र कहता है भाई मैं अपना पैसा क्यों दूं, मैंने मेरी बड़ी मेहनत से कमाया है। तो सरकारी क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को बताता है कि अगर आप मुझे टैक्स देंगे तो मैं आपके लिए हाईवे, ठीक है, व्यापार का संसाधन, ठीक है, बड़े बड़े व्यापार और वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है? अब उत्पादक क्षेत्र कहता है इससे मेरा व्यापार बढ़ सकता है, तो उत्पादक क्षेत्र क्या कहेगा? अपनी आय का कुछ हिस्सा इनको देना शुरू कर देता है, जिसे बोलते हैं सेल टैक्स, या सेल टैक्स भी कहते हैं, इनकम टैक्स भी कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें टैक्स में इंक्लूड होती हैं, जो सरकार इन लोगों से लेकर उस पैसे का इनके ऊपर ही यूटिलाइज करती है, खर्च करती है, ताकि अधिक से अधिक व्यापार हमारा बढ़ सके। विदेशी क्षेत्र। अब विदेशी क्षेत्र का क्या रोल है इनके बीच में? तो विदेशी क्षेत्र इन सभी को, यानी कि उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, इन सबको क्या देता है? एक बड़ा व्यापार करने का प्लेटफॉर्म देता है। कैसे देता है? क्योंकि आपको मैंने बताया, जैसे मान लो कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे भारत में नहीं निर्मित होती हैं,
तो वो अमेरिका, लंदन या कहीं ना कहीं तो निर्मित होती होंगी, या जहां भी निर्मित होती होंगी वहां से भारत क्या कर सकता है, खरीद सकता है। कैसे खरीद सकता है, तब खरीद सकता है जब विदेशों से हमारा ताल्लुक अच्छा होगा, जब हमारे देश का वैश्वीकरण स्टार्ट होगा, यानी कि जब हमारे देश का वैश्वीकरण अन्य देशों से सम्मिलित होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं। और ये देश भी क्या कर सकते हैं, भारत की वस्तुओं का फायदा उठा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, भारत का व्यापार बढ़ेगा, तो भारत को इससे क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि भारत को अन्य देशों की करेंसी प्राप्त होगी, जिससे भारत की मुद्रा क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि भारत का जो एक तरीके से आय है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो गाइस अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को सॉल्व करने की